अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कन खजूरा औरत, चौथा हिस्सा। क्योंकि रात हो रही थी और अंबर के आधे जिस्म को कन खजूरे में तब्दील होना था। अंबर काफिले के साथ सफ़र कर रहा था। बाबल की लड़की गुमराफा भी उसके साथ घोड़े पर सफ़र कर रही थी। जूं जूं रात का अंधेरा फैल रहा था, अंबर परेशान हो रहा था। उसके ऊपर वाले धड़ में सुइयां चुभने लगी थीं। उसे मालूम था कि थोड़ी देर में उसका ऊपर वाला जिस्म कन खजूरा बन जाएगा और गुमराफा उसे देखते ही गश खाकर घोड़े से नीचे गिर पड़ेगी। चुनाचे अंबर ने गुमराफा से कहा, तुम काफिले के साथ चली जाओ, मैं थोड़ी देर जंगल में से होकर आता हूँ। गुमराफा ने कहा, जल्दी आ जाना अंबर भाई। अंबर ने उसे तसल्ली दी कि जल्दी आ जाऊंगा और घोड़े को काफिले से निकालकर सहरा में उस तरफ डाल दिया जहाँ कीकर और बेरी की घनी झाड़ियाँ और दरख्त उगे हुए थे। उन झाड़ियों में आते आते रात का अंधेरा छा गया और अंबर को एक झटका सा लगा और उसने देखा कि उसका ऊपर वाला धड़ तब्दील होकर कन खजूरे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। घोड़े को शायद इस तब्दीली का एहसास हो चुका था। वो डर कर उछला। अंबर नीचे गिर पड़ा। घोड़ा बिदक कर खौफजदा हुआ और वहां से ऐसा भागा कि अंधेरे में गुम हो गया। अंबर रेत पर वैसे ही पड़ा था। उसका निचला धड़ इंसान का था और ऊपर का धड़ कन खजूरे का। अंबर ने उठकर कीकर के दरख्तों के नीचे चलना शुरू कर दिया। उसे चलने में तकलीफ महसूस हो रही थी क्योंकि उसके ऊपर वाला कन खजूरे का जिस्म दाएं बाएं लहरा रहा था। अंबर के बाजू भी नहीं थे, वो भी कन खजूरे के छोटे छोटे कितने ही बाजुओं में तब्दील हो चुके थे। अंबर को यह भी खतरा था कि अगर किसी गीदड़ या जंगली दरिंदे ने उस पर हमला कर दिया तो क्या वो अपना बचाव कर सकेगा। अंबर को अपने अंदर ज्यादा ताकत महसूस नहीं हो रही थी। वो बहुत जल्द थक गया और एक बबौल के दरख्त के पास अंधेरे में बैठ गया। अचानक उसे फुंकार की आवाज आई और फिर ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी सांप ने उसकी पिंडली पर डस दिया हो। शायद वो किसी सांप पर बैठ गया था। अंबर ने अंधेरे में गर्दन घुमाकर देखा। उसे एक लंबा सांप भागकर एक तरफ जाता नजर आया। अंबर ने कन खजूरे की आवाज में उसे कहा, ठहर जाओ। सांप रुक गया। जितने जमीन पर रेंगने वाले जानवर होते हैं वो एक दूसरे की जुबान समझते हैं और एक दूसरे से जरूरत के वक्त बातचीत कर लेते हैं। सांप ने पलटकर देखा और बोला, ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम कन खजूरे हो मगर तुम्हारा निचला धड़ इंसान का है। मैंने तो इंसान समझकर तुम्हें डसा था। अंबर ने कहा, मैं कन खजूरा नहीं हूं दोस्त, मेरा नाम अंबर है। मैं तुम्हारे नाग देवता का भाई हूं। इसका सबूत है तुम्हारे पास? सांप ने सवाल किया। अंबर ने कहा, क्या तुम्हें मेरे जिस्म से नाग देवता की खुशबू नहीं आ रही? सांप करीब आ गया। उसने अपना फन एक बार फिर अंबर के जिस्म के साथ लगा दिया। चूंकि सांप के सूंघने की हिस्स आम इंसान से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसने अंबर के जिस्म से निकलती नाग देवता की बहुत ही मध्यम खुशबू को सूंघ लिया। उसने फौरन सर झुका लिया और बोला, तुम नाग देवता के क्या हो? तुम्हारे जिस्म से वाकई नाग देवता की खुशबू आ रही है। अंबर ने कहा, मैं अंबर हूँ। नाग देवता मेरा दोस्त और भाई है। मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल में हूँ। मुझ पर एक जादूगरनी का जादू हो गया है। उसके जादू की वजह से मेरा ऊपर वाला जिस्म कन खजूरे का बन गया है। क्या तुम्हारे पास कोई दवाई है जिसके लगाने से मैं फिर से ठीक हो जाऊं और रात को असर करने वाला जादू भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए? मैं दिन को बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। सांप ने कहा, मुझ पर तुम्हारी मदद करना फर्ज है मगर मैं ऐसी कोई दवाई नहीं जानता जिसके असर से तुम्हारा जादू टूट जाए। अंबर ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई बड़ा सांप भी यहाँ नहीं रहता? सांप बोला, हाँ, हमारा एक बादशाह सांप यहाँ करीब ही रहता है। हो सकता है उसके पास तुम्हारा कोई इलाज हो। सांप अंबर को एक गार में ले गया जहाँ सांपों का बादशाह कुंडली मारे बैठा था। उसने कन खजूरे इंसान को आते देखकर जोर से फुंकार मारी। सांप ने अदब से कहा, हजूर, ये अंबर है, हमारे नाग देवता का भाई है। अंबर ने भी सांप की जुबान में फौरन कहा, मैं सांपों की जुबान जानता हूँ। ये जुबान मुझे मेरे भाई और तुम्हारे नाग देवता ने खुद सिखाई थी। इस पर सांपों का बादशाह चौंका। उसने अंबर को करीब बुला लिया, अपना फन अंबर के जिस्म के साथ लगाया और फिर पीछे हटकर बोला, तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे जिस्म से नाग देवता की धीमी धीमी खुशबू आ रही है। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अंबर ने उसे सारी कहानी सुना दी। बादशाह सांप ने कहा, तुम्हारा इलाज मेरे एक शागिर्द तोतले सांप के पास है। तोतला सांप मुल्क बाबल में रहता है। तुम उसके पास जाओ, मेरा नाम लेना, अपना तारुफ कराना, वह तुम्हें इस मुश्किल से निजात दिला सकता है। अंबर ने बादशाह सांप का शुक्रिया अदा किया और पूछा कि तोतला सांप बाबल में कहाँ मिलेगा? बादशाह ने अंबर से कहा, बाबल में एक दरिया बहता है जिसका नाम दजला है। उस दरिया के किनारे एक पुराना मीनार है, वहां कोई इंसान नहीं रहता। तोतला सांप वहीं रहता है, तुम वहां उसे जाकर मिलो। अंबर रुखसत लेकर वापस काफिले की तरफ चल पड़ा। अब उसके पास घोड़ा नहीं था। आधा कन खजूरा बन जाने की वजह से अंबर ज्यादा तेज चल भी नहीं सकता था। वो वापस काफिले में शरीक होना चाहता था जहां बाबल की लड़की गुमराफा भी उसका इंतजार कर रही थी।
वो वापस रेतले मैदान में चला जा रहा था कि अचानक उसे घोड़े के टापों की आवाज़ सुनाई दी। उसका घोड़ा अभी तक उन रेतले टीलों में ही चक्कर लगा रहा था। अंबर ने अंधेरे में उसे एक टीले के पास खड़े देख लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया और छलांग लगाकर उस पर सवार हो गया। घोड़े ने उछल कूद मचाई मगर अंबर उसके साथ चिमटा रहा। अब घोड़ा भी थक गया था। अंबर ने उसे काफले से हटकर साथ साथ चलाना शुरू कर दिया। सारी रात वो काफले से दूर होकर चलता रहा। जब सुबह हुई तो अंबर का जिस्म फिर से इंसानी शक्ल में आ गया। अब उसने घोड़े की बागें थाम ली और उसे दौड़ाता हुआ काफले में आ गया। गुमराफा ने परेशानी से पूछा, तुम कहाँ चले गए थे अंबर? मैं सारी रात परेशान रही। अंबर ने यूं ही बहाना बना दिया कि वो रास्ता भूल गया था। अब सुबह हो गई थी। जब धूप तेज हो गई तो काफला एक नखलिस्तान में आराम करने के लिए रुक गया। सारा दिन लोग यहाँ सोए रहे। जब दिन गरूब होने लगा तो काफले ने फिर से चलने की तैयारी शुरू कर दी। अंबर को फिर वही मुसीबत का सामना था। उसने सोचा कि वह रात को फिर गुमराफा से बिछड़ जाएगा और ऐसा ही हुआ। शाम हो रही थी कि अंबर फिर कोई बहाना बनाकर गुमराफा से अलग हो गया और काफले से दूर रहकर सफर करने लगा। रात होते ही एक बार फिर वो कन खजूरा बन गया। घोड़े को भी शायद अब आदत हो गई थी। उसने किसी किस्म की घबराहट का इजहार न किया और सहरा में चलता गया। यूं ये रात भी गुजर गई। दिन निकला तो फिर अंबर काफले के साथ आन शामिल हुआ। गुमराफा ने हैरानी से पूछा, अंबर भाई तुम रात को कहाँ चले जाते हो? अंबर ने कहा, अब नहीं जाऊंगा क्योंकि वो देखो बाबल शहर के मकानात दिखाई देने लगे हैं। उस जमाने में यानी आज से 4-5 हज़ार साल पहले बाबल एक बहुत तरक्की याफ्ता शहर था और किताबों में लिखा है कि उसकी सड़कें आज के लंदन शहर की सड़कों से ज़्यादा चौड़ी थीं और मकान 8-8, 10-10 मंजिला हुआ करते थे। काफला बाबल की कारवांसराय में उतर गया। अंबर गुमराफा को लेकर उसके बाप के घर पहुंचा तो बाप बेटी को देखकर खुशी से निहाल हो गया। उसने अंबर को भी गले लगाकर प्यार किया और कहा, अगर मेरा कोई बेटा होता तो वो भी यही काम करता जो तुमने किया है। बेटा मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। अंबर को जल्दी बाबल के दरिया के किनारे वाले मीनार पर पहुंचना था। उसने शहर की सैर का बहाना बनाया और घोड़े पर सवार होकर शहर के बड़े दरवाजे से निकलकर दरिया की तरफ रवाना हुआ। उसे दूर ही से दरिया के एक किनारे एक ऊंचा मीनार दिखाई दिया। करीब जाकर देखा कि मीनार बिल्कुल वीरान था और उसकी गोल दीवार पर जगह जगह घास उग रही थी। मीनार की 3 मंजिलें ढहकर नीचे गिरी हुई थीं। अंबर ने जाते ही सांप की आवाज़ में जोर से पुंकार मारकर कहा, मुझे बादशाह सांप ने भेजा है। मैं बादशाह सांप के शागिर्द तोतले सांप से मिलने के लिए आया हूँ। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। अंबर ने एक बार फिर जुमला दोहराया तो मीनार के अंदर एक खोमे से पुंकार की आवाज़ आई, अगर तुम्हें बादशाह सांप ने भेजा है तो बिल्कुल ठीक भेजा है। जो इंसान तुम्हारी जुबान जानता है वो हमारा ही आदमी है, अंदर आ जाओ। अंबर ने घोड़े को एक सतून के साथ बांधा और मीनार की ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। अंदर एक दालान था, आगे सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। अंबर को सांप ने आवाज़ दी, नीचे तय खाने में आ जाओ। अंबर सीढ़ियां उतरकर तय खाने में आ गया। क्या देखता है कि ठंडे अंधेरे में एक धारीदार बड़ा सांप चबूतरे पर कुंडली मारे फन खोले बैठा अपनी सुरख आंखों से अंबर को देख रहा था। ये तोतला सांप था। अंबर ने जाते ही अपना तारुफ करवाया तो तोतला सांप बोला, नाग देवता के भाई को मेरा सलाम। बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अंबर ने उसे सारी दास्ताने गम खोलकर बयान कर दी। तोतला सांप चबूतरे से रेंगकर अंबर के करीब आ गया। वो फन उठाकर गौर से अंबर के चेहरे को तकने लगा। अंबर ने अपने चेहरे पर तोतले सांप की गर्म मकनातीसी नजरों को महसूस किया। तोतले सांप ने कहा, नाग देवता के भाई मेरी बात गौर से सुन। तुझ पर जिस कन खजूरन जादूगरनी ने जादू किया है वो एक मलका थी। तूने उसे मार डाला, अच्छा किया। कई इंसान उसके जुल्म से बच गए। अगर तू जड़ी बूटी का अरक ना पीता तो तेरा हाल भी बहुत बुरा होता। अंबर ने पूछा, भाई क्या आप मेरा कोई इलाज कर सकते हो? बादशाह सांप ने तो मुझे बड़ी उम्मीद से तुम्हारे पास भेजा है। तोतला सांप कहने लगा, तुम्हारा इलाज उस नेक दिल जोगी बाबा के पास है जो यहाँ से बहुत दूर मुल्क शाम के शहर दमिश्क के बाहर एक जंगल के टीले में रहता है। वो कन खजूरों का भी बादशाह मशहूर है। उसके पास जाओ, मैं तुम्हें एक जमुर्द देता हूँ। यह जमुर्द मेरी निशानी होगी। जोगी बाबा को जमुर्द दे देना और अपना हाल बयान करना, वह तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिला देगा। अंबर ने तोतले सांप से जमुर्द लेकर उसका शुक्रिया अदा किया। घोड़े पर बैठा और मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गया। वो सरपट घोड़ा दौड़ाता जा रहा था ताकि शाम होने से पहले दमिश्क पहुंच जाए। दमिश्क वहां से ज्यादा दूर नहीं था। अभी शाम नहीं हुई थी कि अंबर दमिश्क पहुंच गया। वहां से जंगल में आ गया। जंगल में एक टीला था। अंबर उस टीले के नजदीक पहुंचा तो उसे एक झोंपड़ी नजर आई। अंबर घोड़े से उतरकर झोंपड़ी के पास आया तो अंदर से एक सफेद दाढ़ी वाला दुबला पतला जोगी बाहर आया। यही जोगी बाबा था। अंबर ने उसे सलाम किया और तोतले सांप का जमुर्द दे दिया। जोगी बाबा ने जमुर्द को गौर से देखा, फिर अंबर को सर से पांव तक देखा और बोला,
मुझे तुम्हारा आधा धड़ कन खजूरे का नजर आ रहा है। अंबर ने जोगी बाबा के घुटनों पर हाथ रख दिए और अदब से बोला, जोगी बाबा, आप तो बहुत कुछ जानती हैं, मुझे खुदा के लिए इस मुश्किल से निकालिए। जोगी बाबा ने अंबर के सर पर हाथ फेरा और बोला, मैं जानता हूं कि तुम एक इंसान दोस्त नौजवान हो और तुमने हमेशा दुखी लोगों की मदद की है, इसलिए मेरा फर्ज है कि तुम्हारी मदद करूं। यहाँ लेट जाओ, क्योंकि तुम्हारा आधे धड़ का कन खजूरा बनने का वक्त करीब आ गया है। अंबर जोगी बाबा के सामने चटाई पर लेट गया। जोगी बाबा ने अपने पास ही आग जलाई और उसमें लोहे की एक बारीक सलाख गर्म करने को रख दी। आग में सलाख गर्म होकर सुरख हो गई। अंबर ने कोई सवाल न किया और खामोशी से लेटा रहा। अब उसके जिस्म में सुइयां चुभने लगी थीं। फिर एकदम से उसका ऊपर वाला धड़ कन खजूरे का बन गया। जोगी बाबा ने जब देखा कि अंबर आधा कन खजूरा बन गया है तो उसने गर्म सलाख को आग में से निकाला और कन खजूरे के जिस्म पर आहिस्ता से लगा दिया। कन खजूरे ने तड़पना और अपने सैकड़ों बाजों को इधर उधर हिलाना शुरू कर दिया। जोगी बाबा ने फिर दूसरी बार सुरख दहकती हुई सलाख कन खजूरे के जिस्म पर लगा दी। अब कन खजूरा बेचैन हो गया और उसने आगे को चलना शुरू किया। वो जूं जूं आगे चल रहा था, पीछे अंबर का जिस्म जाहिर होता जा रहा था। जोगी बाबा बार बार सुरख सुरख सलाख उस कन खजूरे के जिस्म पर लगा रहा था, यहाँ तक कि कन खजूरा अंबर के जिस्म से उतरकर जमीन पर आ गया और तड़पने लगा। जोगी बाबा ने वहीं कन खजूरे का दबोच लिया और गर्म सलाख से उसके जिस्म को जलाकर उसके कई टुकड़े कर दिए। अंबर का जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया था। वो उठकर बैठ गया और हैरान होकर अपने जिस्म को देखने लगा। जोगी बाबा ने कहा, तुम्हारे दुश्मन को कुचल कर रख दिया गया है। असल में बात यह थी कि तुम्हारा ऊपर वाला जिस्म कन खजूरा नहीं बनता था, बल्कि ये कन खजूरा जादू के असर से जाहिर होकर तुम्हारे जिस्म के ऊपर वाले हिस्से से चिमट जाता था, जिसकी वजह से तुम्हारा ऊपर वाला जिस्म गायब हो जाता था। असल में तुम्हारा ऊपर वाला धड़ अपनी जगह पर मौजूद रहता था। अंबर ने जोगी बाबा के पांव पर अदब से हाथ लगाए और बोला, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगा। जोगी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग दुखी लोगों की मदद करती हैं हमेशा गरीबों की मदद को तैयार रहती हैं। उन्हें कोई तकलीफ ज्यादा देर तक तंग नहीं कर सकती। वैसे तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको कभी ना कभी कोई मुश्किल ना पड़ी हो, कोई तकलीफ ना आई हो, लेकिन अल्लाह के बंदों की मुश्किल और तकलीफ बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। अब तुम फिक्र ना करो, तुम पर कन खजूरन जादूगरनी का जादू हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। अब तुम बड़ी खुशी से वापस जा सकती हो। अंबर ने एक बार फिर जोगी बाबा का शुक्रिया अदा किया। उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी। जोगी बाबा ने कहा, रात गहरी हो गई है, तुम साथ वाली झोंपड़ी में आराम करो, सुबह होने पर चले जाना। अंबर साथ वाली झोंपड़ी में आकर लेट गया और नागमारिया खेती और खासकर थ्यूसोंग के बारे में सोचने लगा कि वो उसको गार में ज़रूर तलाश कर रहा होगा। वो ज़रूर गार के पास ही बैठा होगा। अंबर ने सोच रखा था कि सुबह होते ही वो थ्यूसोंग की तरफ रवाना हो जाएगा। थ्यूसोंग रात के वक्त उसी गार में आकर लेट गया था जहां उसे अंबर की वापसी की तवक्को थी। ठीक उस वक्त जंगल और गार से दूर उस एहराम वाले पथरीले टीले में जहां थ्यूसोंग ने खलाई जूतों के निशान देखे थे, एक साया चट्टान की सिल की तरफ बढ़ रहा था। ये एक खलाई इंसान था। यह खलाई इंसान एक लड़की थी। वो खलाई लिबास में थी। नीले रंग का लिबास उसके जिस्म के साथ चिपका हुआ था, मगर उसके सर पर हेलमेट नहीं था। उसके बाल छोटे छोटे थे, लड़कों की तरह। नाक खूबसूरत थी, आंखें गहरी स्याह थीं, मगर उन आंखों में किसी वक्त सफ़ेद रोशनी सी चमक जाती थी। उसके पास खलाई गन भी नहीं थी। उसने खलाई जूते भी पहन रखे थे। वो एक एक कदम उठाती चट्टान की तरफ चली आ रही थी। अचानक वो रुकी और नीचे झुककर देखने लगी। उसकी आंखों में सफ़ेद रोशनी निकलकर टार्च की रोशनी की तरह ज़मीन पर पड़ी और उसने ज़मीन पर एक दूसरे इंसान के जूतों के निशान देखे। ये थ्यूसोंग के जूतों के निशान थे। खलाई लड़की ने चारों तरफ अपनी जगमगाती आंखों से देखा, फिर टीले की दीवार के करीब आ गई। टीले की दीवार पत्थर की सिल से बंद थी। खलाई लड़की ने अपनी नज़रें पत्थर की सिल पर जमा दी। फिर उसकी आंखों से एक सफ़ेद शुआ निकली जिसने पत्थर की सिल पर पड़ते ही सिल को एक तरफ हटा दिया। ये उस खलाई लड़की की आंखों की ताकत थी जिसने पत्थर की दीवार को अपनी जगह से एक तरफ हटा दिया था। खलाई लड़की गार में दाखिल हो गई। उस गार में भी उसे किसी इंसान के जूतों के निशान दिखाई दिए। ये जूते खलाई नहीं थे। खलाई लड़की हैरान हुई कि इस गार में ऐसा कौन आदमी आया है जो पत्थर की सिल को हटा सकता है। खलाई लड़की गार जहाँ ख़त्म होती थी वहाँ जाकर रुक गई। एक बार फिर उसने अपनी आंखों को सामने वाली दीवार से जमा दिया। उसकी आंखों में से फिर एक बार सफ़ेद शुआ निकलकर दीवार पर पड़ी और दीवार अपनी जगह से हट गई। खलाई लड़की अंदर चली गई। अंदर एक ऊंची छत वाला मकबरा था। एक कब्र बनी हुई थी। उसके सरहाने एक दिया रोशन था। खलाई लड़की एक तरफ चबूतरे पर बैठ गई। उसने जेब से सब्ज़ रंग का एक कैप्सूल निकाल कर खा लिया। इस कैप्सूल के खाने से खलाई लड़की को 1 साल तक भूख और प्यास से निजात मिल जाती थी। वो अपनी खुराक
थ्यूसोंग और केटी की तरह फिजा में फैली हुई ऑक्सीजन से हासिल कर लेती थी। सब्ज कैप्सूल वो इसलिए खाती थी कि अभी वो नई नई दुनिया की फिजा में आई थी और उसे इन गोलियों की ज़रूरत थी। खलाई लड़की ने जेब से एक छोटा सा डब्बी नुमा ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन दबाकर खलाई जुबान में कहा, हेलो, जूली सॉन्ग बोल रही हूँ। हमारा खलाई जहाज़ जल गया है। मेरा साथी खलाबाज मर चुका है। मुझे यहाँ आए इस दुनिया के वक्त के मुताबिक 5 बरस हो गए हैं। अभी तक मुझे मेरा भाई नहीं मिला जिसकी तलाश में मैं इस दुनिया में आई थी। बटन बंद करके वो सुनने की कोशिश करने लगी, मगर उसे दूसरी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई ना दी, कोई सिग्नल सुनाई ना दिया। जूली सॉन्ग ने एक बार फिर यही पैगाम अपने छोटे ट्रांसमीटर पर दोहराया। इस बार भी उसे ऊपर अपने सियारे की तरफ से कोई जवाब ना मिला। जूली सॉन्ग 5 साल से ये पैगाम दोहरा रही थी और उसे ऊपर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो 5 साल से इस गार के अंदर मकबरे में रह रही थी। दिन के वक्त यहाँ पड़ी रहती और रात को अपने भाई की तलाश में बाहर निकल जाती। उसका भाई कौन था? जूली सॉन्ग ने ट्रांसमीटर अपनी जेब में रख लिया और मकबरे की कब्र पर सर रखकर चबूतरे पर लेट गई। इस कलाई लड़की जूली सॉन्ग में एक खास ताकत ये थी कि वो अपनी आंख की सफ़ेद शुआ से पत्थर की चट्टान की दीवार को भी अपनी जगह से हटा देती थी। दूसरी ताकत ये थी कि अपनी आंखों की नीली शुआ डालकर वो पहाड़ में भी सुराख कर देती थी। और तीसरी ताकत ये थी कि उसके हाथ लगाने से मरा हुआ आदमी एक बार आंखें खोलकर बातें करने लगता था। बाकी जूली सॉन्ग भी केटी की तरह मर नहीं सकती थी। हाँ, अगर उसे आग में डाल दिया जाए तो वो मर सकती थी। उसे भी भूख प्यास नहीं लगती थी, उसे भी नींद की ज़रूरत नहीं थी। जूली सॉन्ग मकबरे के चबूतरे पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी कि उसे टीले के बाहर किसी इंसान के कदमों की चाप सुनाई दी। जूली सॉन्ग एकदम उठ बैठी। चाप टीले के पास आकर रुक गई थी। जूली सॉन्ग मकबरे से निकलकर टीले की गार में आ गई। अचानक उसने देखा कि टीले के पत्थर की सिल अपनी जगह से हट गई है और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ है। जूली सॉन्ग के दिल पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया। वो आगे बढ़ी। उसे अजीब सी खुशबू आ रही थी। वो जो शख्स अंदर आया था उसने अंधेरे में एक लड़की को अपनी तरफ आते देखा तो चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, नहीं तो मैं हमला कर दूंगा। जूली सॉन्ग ने आवाज़ को पहचान लिया था। अगरचे खलाई इंसान रोते बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन जूली सॉन्ग की आंखों में जिंदगी में पहली बार आंसू आ गए। उसने वहीं से खलाई जुबान में चिल्लाकर कहा, थ्यूसोंग, मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हारी बहन जूली सॉन्ग हूँ। थ्यूसोंग तो सकते में आ गया। उसकी एक छोटी बहन जूली सॉन्ग हुआ करती थी। जब वो अपने सियारे को छोड़कर हमेशा के लिए ज़मीन पर आ गया था तो उसे अपनी छोटी बहन बहुत याद आया करती थी, मगर फिर वो सब्र शुक्र करके बैठ गया था, क्योंकि उसे मालूम था कि ना तो वो अपने सियारे पर वापस जा सकता है और ना उसकी छोटी बहन जूली सॉन्ग ही नीचे आ सकती है। अब अचानक अपने सामने अपनी प्यारी छोटी बहन को देखा तो थ्यूसोंग की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने बेख्तियार कहा, जूली सॉन्ग, मेरी प्यारी बहन, तुम यहाँ कैसे आ गई हो? और दोनों बहन भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। थ्यूसोंग ने जूली सॉन्ग के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा साथी खलाबाज मरते वक्त मुझे तुम्हारे बारे में बताना चाहता था, मगर मौत ने उसे मोहलत न दी और वह मर गया। इतना उसने बता दिया था कि मैं अकेला नहीं आया, मेरा एक साथी भी ज़मीन पर आया है, वो जिंदा है और मैं 2 दिन से तुम्हारी तलाश में था। मुझे मालूम था कि जिस खलाई इंसान की मैं तलाश कर रहा हूँ वो मेरी प्यारी बहन जूली सॉन्ग ही है, मगर तुम सियारे से यहाँ कैसे आ गई? जूली सॉन्ग अपने भाई थ्यूसोंग को मकबरे वाले कमरे में ले आई और उसे बताया, थ्यूसोंग, सिर्फ भाई की मोहब्बत मुझे यहाँ ज़मीन पर खींच लाई है। मुझे इतना याद था कि तुम ज़मीन के सैयारे पर जाने वाले थे, फिर मैंने अपने एक साथी को राज़ी कर लिया। हमने सरकारी हैंगर से एक खलाई जहाज़ उड़ाया और ज़मीन की तरफ परवाज़ शुरू कर दी, मगर ज़मीन के करीब आते ही हमारे खलाई जहाज़ में आग लग गई। हमने बाहर छलांगें लगा दी। अफसोस कि मेरे साथी के पैराशूट में आग लग गई और वह मर गया, मगर मैं जिंदा बच गई क्योंकि मुझे अपने भाई से जो मिलना था। थ्यूसोंग ने अपनी बहन के सर पर हाथ रख दिया और कहा, मैं किस कदर खुशकिस्मत हूँ कि इस दुनिया के इतने साल गुजरने के बाद एक बार फिर अपनी प्यारी बहन को देखना नसीब हुआ। जूली सॉन्ग ने मुस्कुरा कर कहा, थ्यूसोंग भैया, अब मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मगर तुम यहाँ कहाँ रहते हो और क्या करते हो? थ्यूसोंग ने कहा, यह एक बड़ी लंबी कहानी है। मेरे साथ अंबर है, नाग है, केटी और मारिया भी हैं। केटी का ताल्लुक एक दूसरे सियारे से है, नाग असल में सांप है। अंबर गैर मामूली ताकत रखता है और मर नहीं सकता। मारिया गायब रहती है। अभी ये लोग मुझसे बिछड़े हुए हैं, जब मिलेंगे तो इन सब का तुम्हारे साथ तारुफ जरूर करवाऊंगा। तुम उनसे मिलकर और वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जूली सॉन्ग ने पूछा, ये अंबर नाग मारिया के साथ तुम कब से सफ़र कर रहे हो? थ्यूसोंग ने कहा, जब से मैं अपने सियारे से आया हूँ उनके साथ ही सफ़र कर रहा हूँ, और ये अंबर नाग मारिया जो हैं ये तो हज़ारों सालों से सफ़र कर रही हैं। इन पर वक्त का कोई असर नहीं होता, जिस तरह हम पर यहाँ के वक्त का कोई असर नहीं होता। जूली सॉन्ग कहने लगी,
ये सब लोग कहाँ पर हैं इस वक्त? मुझे उनके पास ले चलो। थ्यूसोंग ने कहा, बस यही तो मुझे पता नहीं कौन कहाँ है। बात यह है कि हम सफ़र करते करते हालात के पलटा खाने से एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और हालात की लहरें हमें दोबारा मिला देती हैं। मैं और अंबर बड़ी देर बाद मिले थे और अब फिर 2-3 रोज से बिछड़ गई हैं। जूली सॉन्ग ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर चलो हम दोनों सबसे पहले अंबर की तलाश में निकलते हैं। थ्यूसोंग ने कहा, मगर तुम यहाँ इतनी देर क्यों बैठी रही? तुम कहीं दूसरे मुल्क की तरफ चली जाती। जूली सॉन्ग कहने लगी, चूंकि हमारा खलाई जहाज इसी जगह गिरा था इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है तुम इस तरफ आ जाओ। चूंकि तुम खलाई मखलूक हो इसलिए तुम समझ जाओगे कि कोई दूसरी खलाई मखलूक भी यहाँ पर मौजूद है। और देख लो ऐसा ही हुआ है। मगर तुम भूल गए हो कि यहाँ की दुनिया के मुताबिक मुझे 5 साल यहाँ रहते हुए हो गए हैं। अपनी दुनिया के वक्त के हिसाब से तो अभी चंद मिनट ही गुजरे हैं। यही वजह है कि मेरा साथी खलाबाज भी 2 दिन हुए तुम्हें मरते हुए मिला था। थ्यूसोंग ने सर खुजाते हुए कहा, अपने सारे से निकले इतनी मुद्दत हो गई है कि अब इन बातों को भूलता जा रहा हूँ। वाकई तुम्हें तो अपने हिसाब से सियारे से आए चंद मिनट ही हुए हैं। फिर थ्यूसोंग ने जूली सॉन्ग से कहा, तुम्हारा लिबास खलाई है, मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया का लिबास पहन लो। जूली सॉन्ग ने पूछा, तुम यहाँ की औरतों का लिबास कहाँ से लाओगे? थ्यूसोंग बोला, अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मेरे पास तो एक छोटा सा चांदी का सिक्का भी नहीं है कि मैं शहर से तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद लाऊं। जूली सॉन्ग हंस पड़ी, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम अपनी लेबॉर्ट्री में मादे के एटमों के तनासुब में तब्दीली करके बहुत कुछ बना लिया करते थे। मेरे पास खलाई पॉकेट कंप्यूटर है, मैं अभी सोना बना लेती हूँ। और जूली सॉन्ग ने माचिस के साइज का खलाई पॉकेट कंप्यूटर निकालकर थ्यूसोंग को दिखाया और कहा, यहाँ से बाहर चलकर तजुर्बा करते हैं। थ्यूसोंग को याद आ गया कि वो अपने स्यारी की केमिकल लेबॉर्ट्री में इस किस्म के तजुर्बे किया करते थे। ये साइंस की आम थ्योरी है। थ्यूसोंग और जूली सॉन्ग गार से बाहर आ गए। सूरज निकल आया था, हर तरफ सहरा में उसकी रोशनी फैली हुई थी। जूली सॉन्ग ने पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर अपने सामने रखा, कंप्यूटर से उस पर एक शुआर डाली। कंप्यूटर पर फौरन एक ग्राफ आ गया जिसमें बताया गया था कि इस पत्थर में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं और दूसरे केमिकल्स की मिकदार कितनी है। जूली सॉन्ग ने कंप्यूटर के बटन दबाकर पत्थर पर मुख्तलिफ शुआएं डालनी शुरू कर दी। 10 सेकंड के बाद जब पत्थर में सोने के मतलूबा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूरे हो गए तो वो सोना बन गया। थ्यूसोंग के लिए ये कोई अजीब शय नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो इस तजुर्बे को बड़ी मुद्दत के बाद देख रहा था। उसने सोने की डली उठाकर जेब में रख ली और कहा, तुम इसी गार में ठहरो, मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए नया लिबास लाता हूँ। थ्यूसोंग उसी वक्त शहर में आ गया। बाजार खुल गए थे, लोग दुकानों पर खरीदो फरोख्त कर रहे थे। थ्यूसोंग ने एक सुनार को सोने की डली देकर कहा, मुझे इसके बदले सोने के 10 सिक्के दे दो, मैं ये सोने की डली बेचना चाहता हूँ। सुनार बड़ा ज़बरदस्त स्मगलर और चोरों का सरगना था। वह रूम और अफ्रीका से सोना स्मगल करवाया करता था। उसने जो खाली सोना देखा तो हैरान होकर थ्यूसोंग से कहने लगा, क्यों मियाँ, ये सोने की डली तुम कहाँ से लाई हो? थ्यूसोंग कहने लगा, तुमको इन बातों से क्या मतलब? अगर सिक्के देते हो तो दो, नहीं तो मैं अगली दुकान पर जाता हूँ। ये मेरी अपनी डली है, कोई चोरी का माल नहीं है। स्मगलर फौरन खुशामद करते हुए बोला, अरे मियाँ, तुम तो यूं ही नाराज हो गए हो, ये लो 5 सोने के सिक्के। स्मगलर ने गिनकर 5 सिक्के थ्यूसोंग को दे दिए। थ्यूसोंग फौरन दूसरी दुकान पर आ गया। यहाँ औरतों का लिबास बिकता था। थ्यूसोंग ने जूली के लिए नया लिबास खरीदा, नया जूता खरीदा और एक छोटा सा थैला अपने लिए खरीद लिया और वापस घर की तरफ चल पड़ा। उसे मालूम नहीं था कि स्मगलर ने अपना एक आदमी फकीर के भेष में उसके पीछे कर दिया था कि जाकर पता करो कि इस आदमी ने सोने की डलियां कहाँ छुपा रखी हैं। थ्यूसोंग वापस घर में जूली सॉन्ग के पास आ गया। उसने लिबास और जूता उसे देकर कहा, तुम इसे पहन लो, मैं गार के बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। थ्यूसोंग गार के बाहर आ गया। अचानक उसकी नज़र एक फकीर पर पड़ी जो एक तरफ रेत के टीले के पास बैठा जोर जोर से सर हिलाकर भीख मांग रहा था। थ्यूसोंग उसके पास आकर बोला, अरे तुम इस सहरा में किससे भीख मांग रहे हो? यहाँ तो कोई भी भीख देने वाला दिखाई नहीं देता। फकीर बोला, बाबा, खुदा हर जगह मौजूद है, वह हर जगह हर शय का रिज्क पहुँचाता है। थ्यूसोंग ने कहा, मेरे पास तो 5 सिक्के थे जो मैंने खर्च कर डाले हैं, अब मैं तुम्हें कहाँ से कुछ ला कर दूँ? फकीर ने एकदम खंजर निकाल लिया और थ्यूसोंग के सामने खंजर लहराकर बोला, मक्कार फरेबी, जल्दी बता तूने सोने की डली कहाँ से ली थी, नहीं तो अभी खंजर तेरे सीने से पार करता हूँ। थ्यूसोंग दिल में हंसने लगा कि कैसा अहमक आदमी है, इसको मालूम ही नहीं कि ये किसको धमकी दे रहा है। थ्यूसोंग ने बड़ी आजीजी से कहा, भाई, मेरे पास सोने की एक ही डली थी जो मैंने बाजार में सोनार के पास बेच दी है, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। फकीर ने खंजर ऊपर उठा लिया और चिल्ला कर बोला, आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, बता सोने का खजाना कहाँ है? इतने में जूली सॉन्ग लिबास तब्दील करके गार से बाहर निकल आई। उसने यह मंजर देखा तो सख्त गुस्सा आया। वो चाहती थी कि आंख से नीली शुआ निकालकर फकीर के सीने में सुराख करके उसे भस्म कर दे, लेकिन उसको एक शरारत सूझी
उसने बुलंद आवाज में थ्यूसोंग को कहा, थ्यूसोंग भाई, मैं इसकी खबर लेती हूँ। फकीर ने खंजर लहराते हुए कहा, मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा ए लड़की, खबरदार हो जा। वो खंजर लेकर जुलीसोंग की तरफ बढ़ा ही था कि जुलीसोंग ने आंखों में से सफ़ेद शुआ निकालकर फकीर के पांव पर डाली और फिर उसे ऊपर उठाना शुरू कर दिया। फकीर खंजर समेत जमीन से जब 50 फुट ऊपर फिजा में बुलंद हो गया तो जुलीसोंग ने जल्दी से अपनी निगाह की शुआ हटाकर उसके जिस्म से नीचे खींच ली। इसका नतीजा ये निकला कि मक्कार फकीर जमीन से 50 फुट की बुलंदी पर हवा में लटक गया। वो बौखला गया, घबरा गया, वहीं सिमटकर डरा डरा सा रह गया। उसकी आंखें फटी हुई थीं। वो सहमी हुई आवाज में गिड़गिड़ाकर अर्ज करने लगा, खुदा के लिए मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मुझे माफ कर दो, मैं मर जाऊंगा। थ्यूसोंग ने कहा, यहाँ रहकर तुम सोने का खजाना अच्छी तरह चारों तरफ देख सकोगे। जुलीसोंग ने कहा, चलो थ्यू भाई, कोई शहर से आएगा तो सीढ़ी लगाकर इसे नीचे उतार लेगा, ये अपने आप नीचे नहीं उतर सकता। उस मक्कार फकीर को वहीं छोड़कर जुलीसोंग और उसका भाई थ्यूसोंग वहां से उस गार की तरफ चल पड़े जहां थ्यूसोंग ने अंबर को छोड़ा था। वहां अंबर ना मिला तो जुलीसोंग कहने लगी, अब हम तुम्हारे दोस्तों को कहाँ ढूंढें। थ्यूसोंग कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से दमिश्क की तरफ चलना चाहिए, हो सकता है अंबर से वहां मुलाकात हो जाए। और थ्यूसोंग ने अपना रुख दमिश्क की तरफ मोड़ दिया। दमिश्क वहां से 1 दिन के सफर पर था। सारा दिन वो सफर करते रहे। शाम होने वाली थी कि वो दमिश्क शहर में पहुंच गए। यहाँ जुलीसोंग ने थोड़ा सा और सोना बनाया और इसके एवज सिक्के हासिल करके थ्यूसोंग ने 2 कमरे सराय में किराए पर ले लिए और वहां रहकर अंबर की तलाश शुरू कर दी। दूसरी तरफ से अंबर भी इसी शहर की तरफ आ रहा था। एक रोज अंबर शहर में दाखिल हुआ तो उसे थ्यूसोंग की खुशबू आई। वो बड़ा खुश हुआ और खुशबू की रहनुमाई में सराय की तरफ बढ़ा। इत्तेफाक से सराय में उसे जुलीसोंग मिल गई। थ्यूसोंग कहीं बाहर गया हुआ था। उसकी खुशबू जुलीसोंग में से आ रही थी क्योंकि वो भी थ्यूसोंग की बहन थी। अंबर ने जब एक लड़की को देखा कि इसके जिस्म से थ्यूसोंग की खुशबू आ रही है तो हैरान सा होकर बोला, तुम्हें क्या हो गया है मेरे दोस्त, तुम औरत बन गई हो। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं भी तो कन खजूरा बन गया था। जुलीसोंग को याद आ गया कि थ्यूसोंग ने उसे बताया था कि उसका दोस्त अंबर रात को आधा कन खजूरा बन जाता है। वो समझ गई कि यही अंबर है। अब उसने अंबर से मजाक करने का फैसला कर लिया और बोली, क्या बताऊं अंबर भाई, बस किस्मत में ही यही लिखा था कि मैं मर्द से औरत बन जाऊं। अंबर आगे बढ़कर बोला, मगर थ्यूसोंग ये सब कुछ कैसे हो गया? औरत बनकर तो तुम्हारी शक्ल भी बदल गई है, मगर थोड़ी थोड़ी थ्यूसोंग से मिलती जुलती है। ऐसे लगता है जैसे तुम थ्यूसोंग की बहन हो। जुलीसोंग बोली, बहन ही तो हूं मैं थ्यूसोंग की। क्या मतलब? अंबर ने ताज्जुब से पूछा। जुलीसोंग जल्दी से बोली, मेरा मतलब है मैं थ्यूसोंग ही हूं, मगर शक्ल औरत की हो गई तो मैं उसकी बहन नहीं लगूंगी तो और क्या लगूंगी? अंबर ठंडा सांस भरकर बोला, मेरी मुसीबत टली तो तुम्हारी मुसीबत आ गई। जुलीसोंग ने पूछा, तुम अब कन खजूरा तो नहीं बनते ना? नहीं नहीं थ्यूसोंग भाई, वो तो भला टल गई। और फिर अंबर ने उसे जोगी बाबा का किस्सा सुना दिया। जुलीसोंग ने कहा, मगर अब मेरा क्या होगा? मैं दोबारा मर्द कैसे बनूंगी? मैं औरत बनकर जिंदा नहीं रह सकता। और जुलीसोंग ने रोना शुरू कर दिया। अंबर उसे तसल्ली देते हुए बोला, अरे थ्यूसोंग, तुमने तो बिल्कुल ही हौसला हार दिया। औरत ही बने हो तुम, कोई कन खजूरा तो नहीं बन गई। जुलीसोंग ने कहा, औरत बनने से तो मैं कन खजूरा बन जाता तो ज्यादा अच्छा था। अचानक अंबर को बाहर से थ्यूसोंग की खुशबू आने लगी। अंबर ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। सामने थ्यूसोंग खड़ा मुस्कुरा रहा था। दोनों बेख्तियार गले लग गए। फिर अंबर ने चौंक कर जुलीसोंग की तरफ देखा और हैरानी से बोला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अगर तुम थ्यूसोंग हो तो ये लड़की कौन है? जुलीसोंग ने कहा, मैं थ्यूसोंग हूँ, ये थ्यूसोंग कोई फ्रॉड है। थ्यूसोंग ने कहा, नहीं नहीं अंबर भाई, मैं असली थ्यूसोंग हूँ। अंबर चिल्लाया, तो ये लड़की कौन है? जुलीसोंग ने कहा, मैं थ्यूसोंग हूँ, मैं असली थ्यूसोंग हूँ अंबर भाई। अंबर सर पकड़कर बैठ गया। अब थ्यूसोंग और जुलीसोंग कह कहा लगाकर हंस पड़े। थ्यूसोंग ने अंबर का हाथ पकड़कर कहा, अंबर मैं तुम्हें अपनी खलाई और असली बहन जुलीसोंग से मिलाता हूँ, और जुलीसोंग ये अंबर है। जुलीसोंग ने अंबर से हाथ मिलाते हुए कहा, वो तो मैं समझ गई थी कि ये अंबर भाई ही है। अंबर कुछ खुश और कुछ हैरान सा होकर बोला, ये जुलीसोंग बहन कहाँ से आ गई? और फिर थ्यूसोंग ने अंबर को जुलीसोंग की सारी दास्तान सुनाई। अंबर बड़ा खुश हुआ और बोला, चलो हमारी टोली में एक और बहन आ गई है, एक और साथी हमें मिल गया है, ये बड़ी खुशी की बात है। अब मेरा ख्याल है हमें नागमारी और केटी की तलाश में निकल जाना चाहिए। क्या ख्याल है? अरे हाँ, ये तो मैं पूछना ही भूल गया कि जूली के पास कौन सी ताकत है। थ्यूसोंग कहने लगा, जूली के पास एक खलाई कंप्यूटर है जिसकी मदद से किसी भी मादे की शक्ल बदल सकती है। लोहे को सोना और सोने को मिट्टी बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर सोने में से सोने के अनासिर निकाल लें तो बाकी मिट्टी पत्थर रह जाएगा। दूसरी ताकत यह है कि अपनी आंखों की सफ़ेद शुआ से
किसी भी शय को ज़मीन पर एक जगह से उठाकर हवा में भी लटका सकती है और दूसरी जगह पर भी रख सकती है। तीसरी ताकत जूली सॉन्ग में ये है कि इसकी आंख की नीली शुआ बड़े से बड़े पत्थर में भी शगाफ कर देती है। और ये बात तो इसमें भी है कि केटी की तरह इसको भी सिर्फ आग ही जला सकती है, वैसे मर नहीं सकती। अंबर ने जूली सॉन्ग की तरफ देखते हुए कहा, और जूली बहन, हमारी ताकत के बारे में तो थ्यूसॉन्ग ने बहुत कुछ बताया होगा। थ्यूसॉन्ग ने कहा, बहुत कुछ तो नहीं, बस वही कुछ बताया है जो हकीकत है। तुम्हारे और नागमारिया के बारे में भी मैंने इसे सब कुछ बता दिया है कि उनमें कौन कौन सी ताकत है। अंबर ने जूली सॉन्ग से कहा, क्या तुम्हारा इरादा वापस अपने सियारे में जाने का नहीं? जूली सॉन्ग ने कहा, मैं कैसे ऊपर जा सकती हूँ, मेरे पास कोई खलाई जहाज ही नहीं है। और फिर मैं अपने भाई थ्यूसॉन्ग की तलाश में निकली थी, वो मुझे मिल गया है। अब तो जहाँ मेरा भाई रहेगा वहीं मैं रहूंगी। अंबर बोला, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत जल्द हम तुम्हें नाग, केटी और मारिया से मिलाएंगे। मेरा ख्याल है कि अब हमें उनकी तलाश में निकल पड़ना चाहिए। थ्यूसॉन्ग ने इस ख्याल का इजहार किया कि हमें शुमाली अफ्रीका के मगरबी साहिल पर मोरिताना के शहर की तरफ जाना चाहिए। मुमकिन है केटी, नाग और मारिया से वहां मुलाकात हो जाए। चुनाचे थ्यूसॉन्ग, जूली सॉन्ग और अंबर ने दमिश्क से मोरिताना की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। नाग, मारिया और केटी बिल्ली के मकबरे से निकलकर अंबर और थ्यूसॉन्ग की तलाश में मुल्क तरकान की तरफ चले थे। ये मुल्क ईरान के शुमाल मगरिब में वाक़ है और वहाँ एक बुतपरस्त बादशाह की हुकूमत थी। नाग और केटी घोड़ों पर सवार थे और मारिया उनके साथ साथ हवा में उड़ते हुए चली जा रही थी। शहरों पर शहर छोड़ते आखिर वो तरकान के मुल्क में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने एक कारवां सराय में क़याम किया और अंबर थ्यूसॉन्ग का खोज लगाने लगे। अगरचे उन्हें इस शहर में से अंबर और थ्यूसॉन्ग की खुशबू नहीं आ रही थी, फिर भी वो उन्हें ढूंढते रहे। मारिया भी दिन में शहर का एक चक्कर जरूर लगाती। एक रोज वो कारवां सराय के बाहर बैठे थे। नाग और केटी बरामदे में बिछे हुए कालीन पर बैठे थे और मारिया उनके पास ही खड़ी थी। वो अंबर और थ्यूसॉन्ग के बारे में बातें कर रहे थे कि अचानक एक तरफ बाजार में शोर उठा। मालूम हुआ कि एक जुलूस आ रहा है। लोग जुलूस देखने उस तरफ भागे। नाग ने एक आदमी से पूछा, भाई ये कैसा जुलूस है? उस आदमी ने बताया, तुम यहाँ मुसाफिर हो इसलिए नहीं जानते, बादशाह के हुक्म से एक मुजरिम को चीखों वाले कुएं में फेंका जा रहा है। इस पर आदमी ने कहा कि ये कैसा कुआं है जिसमें जहरीले सांपों को छोड़ दिया गया है? बादशाह के हुक्म से मुजरिम को इस कुएं में फेंक दिया जाता है और जहरीले सांप उसे डसकर हलाक कर देते हैं। इस खूनी मंजर को देखने के लिए बादशाह भी वहां मौजूद होता है। नागमारी और केटी भी जुलूस की तरफ गए। क्या देखते हैं कि एक नौजवान को बादशाह के सिपाही जंजीर से बांधे गधे पर बिठाए लिए जा रहे हैं। पीछे पीछे लोग आ रहे हैं। उनमें उस बदकिस्मत नौजवान की बीवी भी है जो आंसू बहाती जुलूस के साथ साथ चल रही है। नाग ने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, इस नौजवान ने जुर्म क्या किया है जिसकी इसे इतनी भयानक सजा मिल रही है? वो आदमी बोला, क्या बताएं भाई, इस बेचारे का कसूर सिर्फ इतना है कि बादशाह का वजीर बाजार में से गुजरा था तो इसने उसको सजदा नहीं किया था। यहाँ रिवाज है कि अगर शाही दरबार का कोई वजीर कहीं से गुजरे तो लोग फौरन सजदे में गिरकर उसकी ताजीम करें। सब लोग सजदे में गिर गए, मगर इस नौजवान ने यह कहकर सजदा करने से इनकार कर दिया कि सिवाय खुदा के किसी के आगे सजदा नहीं कर सकता। बस वजीर ने इसे गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने इसे फौरन चीखों वाले कुएं में गिराने का हुक्म दे दिया। अब इस नौजवान को कुएं में गिराने के लिए ले जाया जा रहा है, जहां जहरीले सांप इसको डसकर 1 सेकंड में हलाक कर देंगे। मारिया ने नौजवान से कहा, ये तो खुदापरस्त नौजवान है, इसकी जान बचाना हमारा फर्ज है। नाग ने कहा, हम साथ चलते हैं। नाग, केटी और मारिया भी जुलूस के साथ साथ चलने लगे। शहर से बाहर एक छोटे से मैदान में पहुंचकर जुलूस रुक गया। यहाँ एक चौड़ा कुआं था। लोग कुएं के इर्द गिर्द पत्थरों की सीढ़ियों पर तमाशा देखने के लिए बैठ गए। बदकिस्मत नौजवान को जंजीर से बांधकर कुएं के पास लाकर बिठा दिया गया। 2 सिपाही तलवारें निकाले उसके सर पर खड़े हो गए। नाग पीछे रहा। उसने मारिया से कहा कि जाकर देखो कुएं में कितने सांप हैं। मारिया फिजा में परवाज करके कुएं पर आ गई। उसने देखा कि एक 10 फुट गहरा कुआं है जो चौड़ाई में ज्यादा है। उसके नीचे रेत बिछी हुई है जिस पर काले और सब्ज रंग के सांप इधर उधर रेंग रहे हैं। फिर वो कुएं के सुराखों में चले गए। कुएं के दरमियान में लकड़ी का एक बुलंद सुतून गाड़ दिया गया था जिसमें ऐसी लहरें बना दी गई थी कि सांप उस पर नहीं चढ़ सकते थे। उसने वापस आकर नाग को सब कुछ बता दिया। केटी ने पूछा, कुएं में ये लकड़ी का थंब क्यों गाड़ा गया है? एक बूढ़े आदमी ने जो पास ही बैठा था कहा, बेटी, बादशाह जालिम है, वो लोगों को अजियत देकर मारने के नए नए तरीके तलाश करता है। बदकिस्मत मुजरिम को इस कुएं में गिरा दिया जाता है। वो सांपों से डरकर फौरन इस लकड़ी के सतून पर चढ़ जाता है। इस सतून से वो बाहर छलांग लगा नहीं सकता क्योंकि कुआं बहुत चौड़ा है। अगर वो छलांग लगाने की कोशिश भी करे तो फिर कुएं में गिर पड़ेगा। जब तक उसकी हिम्मत साथ देती है वो सतून पर चिमटा रहता है। फिर थकान की वजह से उसका जिस्म नीचे गिरने लगता है। उसके हलक से चीखें बुलंद होने लगती हैं। इंसानी चीखों की आवाज़ सुनकर
कुएं के सुराखों में से सांप फुंकारते हुए बाहर निकल आती हैं और अपने शिकार को फन उठाकर फुंकारते हुए तकने लगती हैं। फिर बदकिस्मत इंसान कुएं में गिर पड़ता है और सांप उससे लिपट जाते हैं और डसकर उसे हलाक कर डालते हैं। ये सांप इसके बाद उसका गोश्त खाना शुरू कर देती हैं। ये बड़ी हौलनाक मौत है, देवता इस मौत से बचाए। केटी और मारिया भी ये सब कुछ सुन रहे थे। मारिया ने नाग से कहा, यह नौजवान बेगुनाह है। इसने बादशाह को सजदा करने से इनकार करके दलेरी और खुदा परस्ती का सबूत दिया है। मुझसे इसकी बीवी की हालत देखी नहीं जाती। हम इसे इस भयानक सजा से जरूर बचाना चाहती हैं। नाग कहने लगा, अगर हम इस नौजवान को सांपों के चीखों वाले कुएं से बचा लेते हैं तो बादशाह इसे किसी दूसरे तरीके से मार डालेगा। बहरहाल हम इसे पहले यहाँ से तो जरूर बचाएंगे। नौजवान सर झुकाए कुएं की मुंडीर के पास खामोश बैठा था। उसकी खूबसूरत दुखी बीवी सामने औरतों में बैठी जारो की तार रो रही थी। उसकी हालत वाकई देखी न जाती थी। इतने में बादशाह की सवारी भी आ गई। बादशाह के लिए कुएं के किनारे कुर्सी लगा दी गई। दूसरे दरबारी वजीर भी वहां कुर्सियों पर बैठ गए। 2 जल्लाद काले कपड़े पहनकर वहां आ गए। मारिया ने नाग से कहा, तुम क्या सोच रहे हो? जब ये इस बेचारे को कुएं में गिरा देंगे तब तुम कुछ करोगे। केटी ने भी नाग को कहा कि वो सांपों को हुक्म दे कि वो नौजवान को कुछ न कहें। नाग कुछ सोच रहा था, चौंक कर बोला, हाँ, मैं अभी सांपों को हुक्म देता हूँ। ये कहकर वह बादशाह की तरफ बढ़ा। सिपाहियों ने उसे वहीं रोककर पीछे कर दिया। नाग ने पुकार कर कहा, बादशाह सलामत, ये नौजवान मेरा भांजा है। मुझे इजाजत दी जाए कि मैं बाद में इसकी लाश कुएं में से निकाल कर ले जाऊं। बादशाह ने नाग की तरफ देखा और कहा, मगर सांप तो इसके जिस्म का गोश्त भी खा जाएंगे। तुम ढांचा लेकर क्या करोगे? नाग बोला, अगर सांपों ने इस नौजवान का गोश्त ना खाया तो क्या इसकी लाश मुझे मिल जाएगी बादशाह सलामत? आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में। जूली सॉन्ग कौन थी?